गुड इवनिंग गाइस। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर याद हो गए तुम्हें? कितने पढ़े थे बोले? पूरे हो गए? प्याज भी हो गया था। देखो सारे नाम आपको याद करने थे और किस किस को पूरे याद हो गए एक बार हाथ खड़ा करो। चलो सारे और हो जो भी पढ़ा है अब तक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सारे। हाँ याद हो गए। सही कह रहे हो, टाइम पे आया करो। सही कह रहे हो तुम लोग। तो ऐसा है स्टूडेंट, हमने अब तक जो पढ़ा पहले प्याज का पढ़ते हैं फिर रिवीजन करेंगे एक बार। देखो बच्चे, तो प्याज का मेरे साथ में लिख दो। प्याज में दो ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक प्रकार से। प्याज में क्या होता है, देखो प्याज हमने एक बार पढ़ रखा है कि प्याज एक ऐसी क्रॉप है जो द्विवर्षीय। कैसी है? नियमानुसार ये होना चाहिए कि भाई दूसरी जो सीजन होती है उसमें फूल आने चाहिए। पहले सीजन में वानस्पतिक वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि भाई समय से पहले फूल आ जाते, तो टाइम से पहले पुष्प कलिका निकल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा बोल्टिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। बोल्टिंग, ठीक है। तो पहला लिखो बोल्टिंग और उसमें आगे लिखो बोल्टिंग में लिखो। पहली बोल्टिंग का मतलब समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना। आप ऐसे लिखो, समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पहले पुष्प कलिका निकल जाती है। इसका कारण जो है वो है कम तापमान। लो टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है कि समय से पहले ही फूल आने लग जाते हैं, प्याज के केस में खासकर। इसे बोल्टिंग कहते हैं। ऐसा प्रश्न डब्ल्यूओ में आया हुआ है कि भाई ये बोल्टिंग नामक समस्या किस में होती है? तो डब्ल्यूओ में होती है। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान, ऐसा प्रश्न डब्ल्यूओ में आया। मतलब ऐसा मेरा ध्यान उधर था, वो कमेंट के ऊपर। मैंने कहा बोला ऐसी समस्या डब्ल्यूओ में होती है, ऐसा डब्ल्यूओ में आया ही। ठीक है, चलो दूसरा लिखो। दूसरा लिखो, कोई बात। भंडारण के समय फूटान। बेटा दूसरा लिखो, भंडारण के समय फूटान। मतलब आपने भंडारण कर रखा है और ऐसे में क्या होगा कि वहीं पे ये फूटने लग जाता है, उसे कहते हैं भंडारण के समय फूटान। अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। स्टोरेज जो हो के टाइम पे इसमें जो है स्प्राउटिंग होने लगती है, इसको कहते हैं स्प्राउटिंग। मतलब आपने प्याज को भंडारण के लिए रखा, वहीं पे उग गए। इसका कारण होता है अधिक नमी। आगे लिखो अधिक नमी के कारण। बेटा लिखो अधिक नमी के कारण। नमी अधिक है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर उससे बचाव के लिए, तो इसका जो मैनेजमेंट करते हैं। शाबाश। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में पहला तरीका ये है कि जब आप भंडारण कर रहे हो तो एक तो आप तापमान को कंट्रोल में रखो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रखो। प्लस 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता रखो। अपेक्षित आर्द्रता मतलब आर्द्रता की मात्रा जो है कम रखो थोड़ी। तो 60 से 70% आर्द्रता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारण करेंगे तो प्याज नहीं फूटते हैं। दूसरा हम ये करते हैं वहां पर कि मेलिक हाइड्रोजाइड नामक रसायन का छिड़काव करते हैं। हम क्या करते हैं? मेलिक हाइड्रोजाइड, मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव। मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करते हैं गाइस। इसकी जो सांद्रता काम में ली जाती है वो ली जाती है लगभग 1500 से 2000 ppm। 1500 से 2000 ppm, ठीक है। ये मार्केट में इसका जो दाम मिलता है, ये जैसे मेलिक हाइड्रोजाइड है, ये बाजार में आपको मिलता है स्प्राउट स्टॉप के नाम से। इसका मार्केट वाला नाम है स्प्राउट स्टॉप। स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है, स्प्राउटिंग को रोकने वाला स्प्राउट स्टॉप। तो बाजार में मिलने वाला नाम है स्प्राउट स्टॉप, ठीक है। शाबाश। तो
मैलिक हाइड्रोजाइड है, इसका छिड़काव हम लोग करते हैं खुदाई से पहले। इसका छिड़काव किया जाता है खुदाई पूर्व। खेत में ही आपको छिड़काव करना है, तो बाद में जब भंडारण करोगे तो ये तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा, शाबाश। ठीक है। हाँ हाँ, देवकी नंदन तेरे को बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो अब यूं है कि तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? तो ये टॉपिक अपना क्या हो गया, समाप्त। इसके अंदर यूं है, अब ये अभी मैं आपको जाते जाते रिवाइजन करा दूंगा पूरा एक बार। ठीक है, वापस हम बोल के याद कर लेंगे इसको। अभी तक जो भी डिसऑर्डर हमने पढ़े, इनमें से प्रश्न आने के पूरे चांसेस है। ठीक है ना, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। किसी को छूटा तो नहीं? अच्छा, ये नहीं लिखा क्या अभी तक? मैंने कहा लिखते ही रहो इसमें। है चलो भाई, लिख लिया आप? तो ये प्रश्न कितना आता है तुम्हें पता ही है, हर परीक्षा में ये प्रश्न आता है। ये वाला क्या आएगा प्रश्न कि प्याज और आलू में भंडारण के समय होने वाली फूटान को रोकने के लिए कौन सा रसायन काम में आता है? मैलिक हाइड्रोजाइड। पहले भी सुपरवाइजर में आया हुआ है, ऐसा प्रश्न आता रहता है। ठीक है, शाबाश। ये बाजार में किस नाम से मिलता है? स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है। आगे बढ़ो, स्प्राउट स्टॉप। अब तो लिख लिया होगा। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है नया बगीचा स्थापना। अगला चैप्टर लिखेंगे नवीन बगीचा स्थापना। नवीन बगीचा स्थापना। नवीन का मतलब होता है नया, बगीचे को बोलते हैं ऑर्चार्ड, स्टेब्लिशमेंट, न्यू ऑर्चार्ड स्टेब्लिशमेंट, नए बगीचे की स्थापना। तो ये वैसे भी जो है इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और यहां से प्रश्न आएंगे। देखो क्या आएंगे, मैं समय समय पर बता दूंगा आपको। तो नया बगीचा हम लगाते हैं तो कई बातों का ध्यान भी रखना रहता है। वैसे भी आपको अगर सीधा सीधा कोई पूछे भी हॉर्टिकल्चर क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में बगीचे आता है पहले। अगर आपको पूछे हॉर्टिकल्चर क्या है, तो प्रथम दृष्टया आपके दिमाग में क्या आती है? कोई बगीचे की बात ही आती। तो बगीचा जो लगाते हैं, कई प्रकार के बगीचे लगते हैं, चाहे आप खजूर का लगाओ, चाहे किसी भी क्रॉप का बगीचा लगा सकते हो, और आजकल लगाते भी हैं, हम बाद में वीडियो देखेंगे बहुत सारे। तो ये एक प्रकार का जो बगीचा लगता है ना, तो ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब है दीर्घकालीन निवेश। क्या कहते हैं इसको? दीर्घकालीन निवेश। एक बार पैसा लगा दिया किसान ने, तो वो कई टाइम तक रिटर्न वापस देता रहेगा। खजूर लगा दिया तो कई बार 70-80 साल तक फल देता रहता है खजूर का प्लांट। तो इसमें क्या है कि काफी चीजों का ध्यान रखना रहता है। अगर लापरवाही करता है ना फार्मर, तो ऐसे में उसको तकलीफ आती है, या किसी अधिकारी की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। गलत राय दे दी जानकारी के अभाव में, तो भी समस्या आती है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कुछ बातें, फिर आपको ध्यान में रखते हुए लिखनी। कुछ बातें इसमें सुननी है आपको ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्थान के चुनाव की। किसकी बात करेंगे? हम बगीचा लगाने के लिए सबसे पहले करने वाले हैं स्थान का चुनाव। स्थान के चुनाव को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बेटा? तो हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट और सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। हालांकि लोकेशन में और साइट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक बार। देखो, साइट में और लोकेशन में ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, साइट का मतलब तो होता है कि जिस खेत में बगीचा लग रहा है वहीं की बात करेंगे। लोकेशन का मतलब होता है कि शहर के आसपास लगा रहे हो या गांव के आसपास लगा रहे हो, ऐसा। या आप यूं ध्यान रखते हो कि ये किसी हाईवे के आसपास है कि नहीं, उन चीजों को, बड़े स्तर की जो चीजें होती है उनका ध्यान रखते हैं। तो लोकेशन। साइट का मतलब उस फल को कैसी जलवायु चाहिए, वहां उस खेत में पानी है कि नहीं, मिट्टी कैसी है, वो सब बातें साइट स्पेसिफिक।
जैसे कईयों के पिताजी ठेकेदार भी होते हैं, तो कहाँ जा रहे हो, साइट पे जा रहे हो, कहते हैं ना, कहते हैं साइट का मतलब जहाँ काम चल रहा है वहां की बात हो रही। लोकेशन का मतलब बड़े स्तर पे हम बात करें, ये आपके अंतर नहीं आएगा जनरल नॉलेज। स्थान का चुनाव करेंगे उस समय हम लोग बहुत सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ये फल का चुनाव कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखें, तो उसमें सबसे पहला ध्यान रखना रहता है जलवायु। इसका ध्यान रखेंगे। आपको याद हो तो एक वर्गीकरण पढ़ा था हमने, जलवायु वाला वर्गीकरण तुम्हारे बेच में थोड़ी पढ़ा, उष्ण है, उपोष्ण, शीतोष्ण पढ़ लिया। तो हमें इस बात का अच्छे तरीके से पता चल गया है कि कैसी जलवायु के लिए कौन कौन से फल आते हैं। तो आपको ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से रहनी चाहिए। किसी भी फार्मर होने, आप कहीं पे कृषि पर्यवेक्षक बन गए, कोई फार्मर आपके पास आ रहा है, आप उसको जोश जोश में बोल रहे हो लगा लगा तो एप्पल लगा, क्या ही कर रहा है, भाव जा रहे 100 रुपए 150 रुपए किलो, मुझे ले रहा लगा, 5-7 साल बाद में एप्पल ही नहीं आ रहा क्योंकि जलवायु नहीं है। तो भावनात्मक हुए बिना आपको क्या है कि उसको सही राय देनी। आप जो राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्र विशेष के साथ, आप दक्षिण राजस्थान के हो तो यहाँ आम है, केला है, चीकू है, इस तरीके की जो नींबू वर्गीय है, अमरूद है, ये फल यहाँ हो सकते। आप पश्चिम राजस्थान के हो तो अनुसार, जैसे आपका आंवला है, जैसे कि आप उधर बेर है, खजूर है, अनार है, ये आपको सलाह देनी। तो ये जानकारी बहुत आवश्यक है। तो किसान को भी ये ध्यान रखना है कि जो खजूर वगैरह जो है उन फसलों को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो जलवायु आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखनी है धरातल, धरातल व स्थलाकृति, धरातल व, इसको सीधा ही अपन स्थलाकृति कह सकते हैं, इसको कहते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कि भूमि जो हो ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए और ढलान जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो उचित ढलान है, यानी कि जो एक अच्छे बगीचे के लिए उपयुक्त ढलान है, वो थोड़ा सा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 से 5% कितना अलाउ है। ढलान का मतलब हल्का सा यूं जो ढलान होता है, ढलान वाला ही। अगर इतना 19-20 का ढलान है तो चलेगा, अगर ये ढलान है तो फिर आपको दूसरी विधियां अपनानी पड़ती, दिक्कत आती। तो ढलान का ध्यान रखेंगे, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए जो है आपकी भूमि है। उसी प्रकार से अगर हम खासकर मृदा की बात करें, सॉइल, मृदा का मतलब सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में कुछ बातें स्पेसिफिक है, जिस आप जगह पे बगीचा लगा रहे हो उसकी उपयुक्त गहराई भी होनी चाहिए। उस भूमि के अंदर उपयुक्त गहराई से हम क्या समझते हैं, उपयुक्त गहराई से तात्पर्य है कि खेत के अंदर मतलब कोई कठोर चट्टान नहीं होनी चाहिए। खेत के अंदर कम से कम 2 मीटर की गहराई तक, कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर की गहराई तक जो है, कम से कम 2 मीटर की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 मीटर तक कोई कठोर परत चट्टान नहीं होनी चाहिए। गांव में अपन देखते हैं कि थोड़ा खोदते ही चट्टान आ गई कुछ, कई बार ये फार्म पॉन्ड खोदते हैं ना, फार्म पॉन्ड, तो फार्म पॉन्ड खोदने की कोशिश करते हैं तो चट्टान आ जाती है 2-4 फीट बाद में, तो फिर तो वो दिक्कत होती है, उसमें जड़ें विकसित नहीं हो पाती। और कई बार ऐसी कई मिट्टी भी होती है गाँव के अंदर, वो मिट्टी कठोर होती है तो जड़ें नहीं जाती, तो 2 साल तक तो बगीचा चलता है, फिर सूखने लगता है धीरे धीरे कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि जड़ें नहीं जा सकती नीचे। तो ऐसा अगर है केस तो ये ध्यान रखना। ये प्रश्न भी बहुत आता है कि भाई उपयुक्त गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 2 मीटर। अभी तुम्हारे सुपरवाइजर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आ रखा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छी मृदा का जो उपयुक्त पीएच है, उपयुक्त पीएच जो है वो आपको पता ही है कि भाई उदासीन होना चाहिए 6.5 to 7.5, मतलब ये पीएच आपका रहना चाहिए। अगर अधिक पीएच है तो दिक्कत है। जैसे मान लो कि लवणीय क्षारीय मृदा है, कैसी मृदा है, अगर लवणीय क्षारीय मृदा है तो दिक्कत है। तो लवणीय क्षारीय मृदा है तो आपको ध्यान रखना है कि लवणीय क्षारीय मृदा जो सहनशील फल है वो ही हमें लगाने हैं। फल वृक्ष जो लवणीय क्षारीय मृदा को सहन करने वाले फल वृक्ष वो आपको लगाने चाहिए अगर आपके ज्यादा पीएच है तो। कौन कौन से फल हैं, जैसे आप ऐसे केस में लगा सकते हो खजूर, जैसे कि आंवला, अगर ज्यादा पीएच है मृदा का तो क्या ही करोगे फिर, खजूर है, आंवला है, जैसे कि बेर लगा सकते हो आप, अनार लगा सकते हो, है ना, बिलपत्र लगा सकते हो। इन फसलों की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। मेरी बात को समझ रहा हो, तो ये आपके हाई पीएच को सहन करने वाले फ्रूट हो गए, ठीक है, अच्छी बात। तो कहने का मतलब ये है। और अच्छी मृदा जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो बलुई दोमट। सभी फल वृक्षों के लिए अच्छी मृदा कौन सी है बेटा, बलुई दोमट मृदा है। तो आपको पता रहेगा नहीं रहेगा, ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं आपके आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे।
तो यहाँ पे दो प्रश्न तुम्हारे आगे सुपरवाइजर में यहीं से। एक प्रश्न आया कि बगीचा लगाने के लिए उपयुक्त मृदा की गहराई कितनी होनी चाहिए। 2 मिनट। एक सुपरवाइजर 2024 का क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा फल ऐसा है जो लवणीय क्षारीय मृदा के प्रति संवेदनशील हो। तो संवेदनशील का मतलब उसमें आ रखा था एक आंवला है, बेर है, अनार है, आम। तो आम संवेदनशील है, आम ज्यादा पीएच में नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न भी तुम्हारे सुपरवाइजर में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसी कुछ कुछ बातों का आपको जो है खास ध्यान रखना चाहिए जब आप सिलेक्शन कर रहे हो। इसी प्रकार से हम बात करें बेटा कि जैसे सिंचाई व जल निकास, किसकी बात करोगे? सिंचाई व जल निकास। सिंचाई व जल निकास की अच्छी, सिंचाई को कहते हैं इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं, अच्छी बात है। जल निकास को क्या कहते हैं? ड्रेनेज। क्या कहते हैं? ड्रेनेज जो है। तो ड्रेनेज की फैसिलिटी भी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। आप जहां कहीं भी बगीचा लगा रहे हो मीठा पानी होना चाहिए, साल भर उपलब्धता। अच्छे मीठे पानी की पूरे थ्रू आउट द ईयर अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत। आपकी मिट्टी चाहे कितनी उपजाऊ हो, अगर पानी खराब है तो आप जैसे सिंचाई करोगे सब खत्म हो जाए, पूरी पूरी मिट्टी खराब हो जाए, उसका कोई समाधान नहीं। खारे पानी का कोई भी इलाज नहीं। खारे का मतलब जो लवणीय क्षारीय पानी होता है उसका कोई भी इलाज है नहीं आज के तारीख में। तो ऐसे में आपको पहले ही फिक्स करना है कि हम बगीचा लगा रहे हैं तो अच्छा मीठा पानी हो। और धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, आप लोगों को पता ही कि पानी धीरे धीरे जल स्तर जो है जमीन के अंदर नीचे जाता जा रहा है। तो 2 योजनाएं ऐसी है, जैसे एक है अटल भूजल। क्या नाम है? एक स्कीम है अटल भूजल, भारत सरकार की योजना। अटल भूजल में पैसा दे रहा वर्ल्ड बैंक। कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। एक योजना और चल रही है RWSLIP। क्या चल रही है? RWSLIP। इसके लिए पैसा आ रहा है जापान से। कहां से आ रहा है? जापान। ये तो भूजल से संबंधित है। ये जो है जल स्तर को बढ़ाने के लिए है। और ये इसमें जल स्तर भी है और भी कई चीजें हैं। ये भी अलग से सब्सिडी मिलती है। दोनों ही चल रही है भारत में, राज्य। तो पिछले साल RS में भी क्वेश्चन आया था कि जो अटल भूजल है उसके लिए पैसा कौन दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है। RWSLIP में कौन दे रहा है? जापान। जाइका एक एजेंसी है जापान की, वो इसमें पैसा दे रही। तो पानी बचाने के लिए सब प्रयास कर ही रहे। और हमारे अभी लोग अशिक्षित समझते नहीं। गांव में आज भी ऐसा है, बड़े दुख की बात है कि जैसे 4 भाई मिक्स में रहते हैं तो उनका कुआं सामलाती है। माना कि मिक्स में कुआं खुदा हुआ है, उनके 2-2 दिन का फिक्स टाइम है कि 2 दिन फला भाई के चलेगा, 2 दिन ढिंका के धमाका ऐसे अलग अलग चलेगा। तो 8 दिन के बाद में फिर नंबर आता है, 6 दिन बाद। ऐसा ओसरा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द है। उसमें क्या होता है कि जैसे वो बदला लेते हैं एक दूसरे से कि जैसे मेरे 2 दिन है, मेरे तो खेत में पानी पिलाना नहीं, लेकिन भाई के लिए क्यों छोड़ू, मैं तो चलाऊं। तो वो चला के छोड़ देता है, फिर वो पानी वेस्ट जाता है। कई बार ऐसा होता है, आज की तारीख में भी ऐसा है। तो लोग अशिक्षित है, नहीं होता ऐसा? किस किस को पता है ऐसा होता? मतलब खेत में पिला देते हैं। जैसे खेत में जैसे गेहूं है, गेहूं में अब पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खेत को भर भर के पिला देंगे क्योंकि उनका नंबर जाने वाला वापस 6 दिन बाद आएगा। हाँ, तो ऐसा कई जगह है, जैसे हमने देखा है कई जगह। तो कई जगह है, कई कई जगह तो कुआं खुद गई है, तो फिर तो क्या ही। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है ये चीज। तो ऐसा भी होता है, देखो ऑनलाइन वाले भी हैं। तो मैं गलत चीज नहीं कह रहा, एक बात बता रहा हूँ मतलब कि ऐसा है। तो लोगों की मानसिकता बदलेगी धीरे धीरे, और पानी को बचाने के प्रयास हमेशा करने चाहिए, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी आज के 15 साल बाद में। तो अच्छा मीठा पानी, बगीचा आपका ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए कि पूरे आसपास के सब खेतों का पानी तुम्हारे बगीचे में आगे भरता। मतलब जल निकास में अच्छा एक्स्ट्रा पानी, बारिश आती है तो पानी निकल जाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। नहीं तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बढ़िया से फार्म पॉन्ड वगैरह अच्छा सामुदायिक जल स्रोत बना दो। उसमें क्या होगा, पूरे खेतों का पानी आएगा, वहां भर जाएगा, फिर साल भर सिंचाई करो। फार्म पॉन्ड बनाओ, चाहे कोई बड़े स्तर पर और बनाओ, वहां पे बना सकते हो। उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अलग अलग। इसके अलावा यातायात की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? मतलब इसका ये तात्पर्य है ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, इसमें यूं भी आपका जो खेत है या बगीचा लगा रहे वो सड़क से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी। आप ऐसा नहीं भी सड़क यहाँ है और आप जंगल मंगल बगीचा लगा रहे हो वहां पे, तो वहां दिक्कत होती है। फिर दिक्कत होती, आप अपने उत्पाद को मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे, तो दिक्कत आती है। तो अच्छी यातायात की सुविधा आपके बगीचे के लिए हो, और अच्छे जो है बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार की व्यवस्था मतलब बाजार की उपलब्धता।
बाजार की उपलब्ध, बाजार को मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, ताकि आप अच्छे मार्केट तक व्यवस्थित तरीके से आपके उत्पाद को ले जा सको। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो भी खर्चा पानी मिलेगा, आपके जो उत्पाद है कृषि उत्पाद, उसका पैसा आपको कहां से मिलेगा। अक्सर आज ये दिक्कत आती है कि किसान के अड़ोस पड़ोस का जो बाजार होता है, वहां पे अगर 2 जने बेचने वाले आए तब तो ठीक भाव है, 10 जने आ गए तो भाव जीरो हो गया, तो फेंकना भी पड़ता है। तो अच्छी अगर यातायात की सुविधा है तो आप बड़े मार्केट में भी ले जा सकते हो, है ना, तो आपको प्रॉपर भाव मिले। तो बाजार एक बहुत जरूरी है। भारत सरकार की योजना तुम्हें पता ही है, ई नाम क्या है, बड़े उत्पादों के लिए ऐसा भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है ये, हाँ, इसमें जितने भी जिला स्तर की मंडी है उनको एपीएमसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो उन सभी जिला स्तर की मंडियों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ रखा है, तो जहां से वो किसान और उपभोक्ता दोनों वहां आ जाते हैं और मिल जाते हैं, फिर वो आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा खरीद कर सकते हैं। ई नाम है, लेकिन ये जो जो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता उत्पाद, उनके लिए ये अच्छा सही तरीका है। इसके अलावा श्रमिकों की उपलब्धता क्या है बेटा, श्रमिकों की उपलब्धता से तात्पर्य ये है कि अच्छे खासे मजदूर आपको जो है आपके खेत के आसपास अटके मौके आपको मिलने चाहिए, मतलब लेबर, क्या बोलते हैं उसको, लेबर। देखो, हम 1947 में अपना देश आजाद हुआ, तुम्हें पता ही, 1947 में भारत आजाद हुआ। उस समय से लेकर आज दिन तक दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। हमारे भारत में जो कृषि में एक बहुत बड़ी बाधा है, कृषि में बहुत बड़ी बाधा है, वो है मैकेनाइजेशन। क्या है, मतलब मशीनीकरण। तो मशीनीकरण जो है भारत के अंदर नहीं हो पाया है ढंग से। अब मशीनीकरण जो नहीं हो पाया है उसके पीछे कारण, जैसे हमारे पास क्या, किसानों के पास जोत का आकार बड़ा छोटा है, जोत का आकार छोटा है, मतलब आप जाओगे जैसे मारवाड़ के अंदर जाओगे तो आपको खेत बड़े बड़े मिल जाते हैं, वहां समस्या नहीं है, लेकिन पानी नहीं है वहां, समस्या हुई। हमारे इधर मेवाड़ में आते हो तो हमारे यहाँ पानी भी है, जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन जो है अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। आप विकसित देश में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, आप इजराइल का गूगल पे नक्शे को जूम करके देख लो, तो आपको यूं दिखेगा कि भाई खेत जो है वो 1-1 किलोमीटर लंबे हैं, कितने कितने, 1-1, 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लंबे लंबे खेत है। और उन खेतों का सिस्टम यह है कि वो बिल्कुल इस तरीके से वर्गाकार या आपका आयताकार बिल्कुल सिस्टम से है। अब कोई मशीन से वहां पे खेती, सब कुछ बुआई हो रही है, निराई गुड़ाई हो रही है या तुड़ाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मशीन से हो जाता है इजीली, अपने जैसे पंजाब हरियाणा में अक्सर होता है, कुछ साउथ इंडिया में भी है। लेकिन हमारे राजस्थान में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये उसका नक्शा तुम जूम करोगे इजराइल का, तो ऐसे खेत दिखेंगे बढ़िया शानदार। तुम हमारे गांव का नक्शा ओके करना या तुम्हारे गांव का करना, ये तुम्हारे गांव के खेत दिखेंगे, फिर उसमें तुम्हारे गांव के खेत दिखेंगे, ये उसमें भी 4-4 5 फिर अलग से, है कि नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे अब मशीनीकरण संभव नहीं। मशीनीकरण संभव इसलिए नहीं है कि भाई अब मशीन वाला जो भी आता है तो उसको भी पैसे चाहिए, तो वो आएगा तो आपके खेत में घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि खेत बड़ा छोटा है, खेत के अंदर कैसे क्या ही संभालेगा इसको, और है भी सही है तो फिर जो है, और लड़ाइयां कई तरीके की गांव में होती है अक्सर। तो कहने का मतलब समस्याएं बहुत है। तो वहां पर विकसित देशों में ये है कि भाई सरकार संभाल लेती है ज्यादातर काम को, और लोग बात क्या है कि एक शिक्षित भी है तो एक अलग तरीके की भावना से रहते हैं। अपने यहाँ वास्तव में कमी है कई चीजों में, तो वहां सुधारने की जरूरत है। तो मशीनीकरण नहीं हो सकता, इसलिए काम मजदूरों से कराना है। अपने किससे कराना है, आपने देखे होगा, जैसे आपके खेत में गांव में आंवले तोड़ने, मान लो आंवले अनशन लगते हैं, आंवले जब लगते हैं तो बहुत लगते हैं, एक पेड़ के ऊपर ही तोड़ तोड़ के थक जाए आदमी, इतने आंवले लगते। अब आंवले लगते हैं तो मशीनीकरण तो है ही नहीं, ऐसे कोई मशीन तो अपने यहाँ आ नहीं सकती आंवले तोड़ ले, हाथ से तोड़ने रहे। अब हाथ से तोड़ने रहे, मौके पर मजदूर नहीं है, तो मजदूरों की समस्या तो है ही है। आपके गांव आम लग रहे हैं मान लो, अब बाजार में अच्छा भाव चल रहा है, अब आम को कोई मशीन से तोड़ने से रहे, मजदूर तोड़ेंगे, मजदूरों की उपलब्धता है नहीं, मजदूर आए तो पैसे इतने ले रहे हैं कि तुम्हारे आम बेचोगे तो मजदूरों का ही दिवाला नहीं निकल रहा था, होता नहीं था ऐसा। तो कहने का मतलब श्रमिकों की अच्छी उपलब्धता भी एक आजकल जरूरी पॉइंट बन गया है। आप गांव से हो, आप लोग इस बात को समझते हो। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट ये जो यहाँ लिखाए हैं, ये आपको स्थान के चुनाव के संबंध में लिखा है। किसके संबंध में है, हम 2 मिनट में इसको लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, स्थान का चुनाव, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखो। मृदा जो लिखोगे उसमें ये पॉइंट भी लिख लेना, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील।
क्या हुआ भाई? और आजकल बच्चे आते ही जो है गांजा भांग का नशा करने लग जाते हैं। आने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या पानी बचाएं गुरुजी? आजकल के बच्चे पैदा होते ही गांजा भांग का नशा करने लग जाते हैं। मरने दो। आज तुम्हारे दादाजी ऐसा सोच लेते तो ठीक रहता। सही नहीं है? तुम्हारे दादाजी ऐसा सोच लेते, अगर तुम्हारे पूर्वज ऐसा सोच लेते हैं वो आजकल की पीढ़ी में, तो क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जमीन जो है इसको बेच बुझा के ताप जाओ सब। तो तुम्हारी जमीन जो थी 100-150 बीघा 50 बीघा, उसको बेच के चिल कर लेते, 2-3 बार पार्टी कर लेते, तो तुम तो आज तुम्हारा ठीक रहता। तो ये तो हमेशा से ही है। अपने पर दादाजी ये सोचते थे यार नई पीढ़ी सही नहीं है, तो वो तो अपने परदादा ही सोचते थे कि यार नई पीढ़ी कोई मतलब नहीं है। तो अपन भी से सोच रहे नई पीढ़ी मतलब नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी ये सोच रहे नई पीढ़ी सही नहीं। ये तो हमेशा ही बदलाव रहता है, देखो इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अब चीजें बदल ही रही है, तो इसमें अपने एक जना इसको नहीं कंट्रोल कर सकता। बड़े स्तर पे बदलाव की समझ, शिक्षित हो गए ना तब ठीक होगा। शिक्षा का स्तर फटाफट लिखो तुरंत। हो गया साला। बगीचे को बोलते हैं ऑर्चार्ड। क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड कहते हैं। ये ध्यान। फल वृक्ष को कहते हैं, फल वृक्ष को RWSLP तो ऐसी योजना लिखी थी मैंने। ये तो मैंने योजना लिखी थी दोनों। अटल भूजल भी एक योजना है, ये भी एक योजना है। इसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, इसके लिए जापान से आ रहा है। ये गाँव में इसके बारे में कभी बताऊंगा, अभी नहीं। अभी नहीं करेंगे ज्यादा बात इसमें। इसमें कभी बात निकलेगी तो बताऊंगा कई सारी चीजें। तुम्हारे संडे को पेपर भी है, देखो। डन। सबसे अच्छी मिट्टी किसी भी फल के लिए बलुई दोमट, या किसी भी फसल के लिए ज्यादा अच्छी यही है, ठीक है। चले आगे। अब अपने क्या किया कि स्थान का चुनाव तो कर लिया, ठीक है। यहाँ ये फला जगह है, फला जगह फला फल का बगीचा लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये लिखने के बाद ये पॉइंट भी लिखो एक सेकंड में। ये लिखना था सिंचाई व जल निकास। सिंचाई यानी इरिगेशन एंड ड्रेनेज। एंड अब ये लिख लो फरवरी में मेरे भाई की शादी है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्या नहीं होगी शादी? सिलेबस कंप्लीट होने से भाई की शादी का क्या लेना देना है भाई? बढ़िया है, एक शादी में तो मजे करना 2-4 दिन आराम से। अगले साल है पेपर। भाभी जी को नोट्स देगा ये?
तो पहला पॉइंट हो गया था। अगला बिंदु आपको स्थान का चुनाव तो डन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें। अब हम क्या बैठ के नक्शा बनाएंगे, घर पे बैठ के एक बार प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि बगीचे में कैसे लगाएं अपन, क्या सिस्टम रहेगा। तो यहां तक सभी ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब दूसरा बिंदु लिखो बेटा। दूसरा बिंदु, स्थान के चुनाव के बाद दूसरा बिंदु आएगा उद्यान योजना। अगला आएगा बेटा शाबाश, उद्यान योजना, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्चार्ड प्लानिंग। क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड प्लानिंग। ऑर्चार्ड प्लानिंग। अब हम क्या करेंगे कि प्लान बनाने जा रहे हैं। आपका ये खेत था और खेत के अंदर अब हम क्या करेंगे कि प्लानिंग करेंगे। पहले सबसे पहले आपने जो भी जगह का चुनाव कर लिया है, उस खेत में आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। क्या करनी है? तो सबसे पहला बिंदु इसमें लिखना है बाड़ लगाना। क्या लिखना है? इसके चारों तरफ हम लोग बाड़ लगाएंगे, जिसे हम लोग फेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, बाड़ लगाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। गांव में आप लोग देखते ही हो, फालतू की चीजें कई सारी है। यूं है कि भाई आपने बगीचा जैसे लगा दिया, मान लो चारों तरफ सुरक्षा नहीं है, तो जंगली जानवर आते हैं, समस्या रहती है। गायें हैं, रोजड़े आ जाते हैं गाँव में, अक्सर ऐसा होता है। तो बहुत आते हैं, कहीं कहीं सुअर की भी समस्या है। राजस्थान में हम अलग अलग जगह गए, तो हमारे भिलवाड़ा चित्तौड़ में समस्या है सबसे ज्यादा रोजड़े। रोजड़े उदयपुर में आते हैं तो यहाँ रोजड़े कम, सुअर है। यहाँ सुअर की समस्या है। कई जगह देसी गायों की, देसी का मतलब जो पालतू ये जो पशु होते हैं ना, क्या आवारा पशु, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं। सांड बहुत खतरनाक हो गया आज, तुमने देखा होगा। सांड जो है, सरकार भी इस चीज को जो है, सरकार इन चीजों को, और अब जो है काफी कंट्रोल में हो गया काम। तो अब ये क्या है कि गायों की पॉपुलेशन बढ़ रही धीरे धीरे, और गायों की पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे कारण भी है कि एक दो सांड घूमते रहते हैं उस ग्रुप के अंदर, सही में। तो उससे क्या होता है कि फिर क्या है कि वो अनकंट्रोल्ड उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या है कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए। या तो आप देसी थोर लगा दो, कोई जाड़ वगैरह लगा दो, या तारबंदी कर लो। सरकार सब्सिडी भी देती है इसमें। तारबंदी जो योजना है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर 40,000 रुपए की सब्सिडी है और 48,000 रुपए की सब्सिडी। अगर कोई लघु सीमांत किसान है तो उसको 48,000, और कोई सामान्य किसान है तो उसको 40,000 रुपए की सब्सिडी 1 हेक्टेयर पे। 1 हेक्टेयर खेत के चारों तरफ उसके अंदर अच्छी खासी जो है वो हो जाए। 400 मीटर आता है इसमें, 400 मीटर तार आता है। तार तो ज्यादा आता है, लेकिन वो तारबंदी पूरी हो जाती है चारों तरफ, ठीक है। तो ये सब्सिडी 1 लाख का खर्चा आता है, उसमें से ये छूट मिल जाती है। तो इतना 1 लाख से भी थोड़ा कम आता है खर्चा। इसके अलावा बेटा जो है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा क्या पॉइंट है इसमें, प्राथमिक क्रियाओं से हम ये समझते हैं प्राइमरी ऑपरेशंस। क्या है? प्राइमरी ऑपरेशंस। बेटा प्राइमरी ऑपरेशन से ये संबंधित है कि आपके खेत में जो भी आपने स्थान का चुनाव किया है, वहां पर खेत उबड़ खाबड़ है तो उसको समतल करना है। कोई जंगली वहां पे जो है कोई पौधे उग रहे हैं, कोई आपके विलायती बबूल उग रहे हैं, और कोई बबूल उन सबको हटाना, कंकड़ पत्थर को फेंकना करना, सारा सिस्टम से खेत को पौधे लगाने लायक बनाना। उसमें जो भी क्रियाएं आती सारी किस्में आ जाएगी। प्राथमिक क्रियाएं अपने को जो है उसके अंदर करनी रहती है। दूसरा है वायु अवरोधी वृक्ष लगाना। क्या करना है? वायु अवरोधी वृक्ष। वायु अवरोधी जो वृक्ष हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विंड ब्रेक ट्रीज। क्या कहते हैं? विंड ब्रेक ट्रीज का मतलब यह होता है कि जो तेज हवाओं को रोकने वाले पेड़, वो पेड़ ज्यादातर केस में आपके खेत की उत्तर पश्चिम सीमा पे लगते हैं। किधर लगेंगे? उत्तर पश्चिम सीमा पर आपको जो है ऐसे पेड़ लगा देने हैं जो आपके मुख्य जो फल वृक्ष है उनसे काफी बड़े रहेंगे और तेज हवाओं को रोकने का काम करेंगे। प्रश्न आता, वायु अवरोधी वृक्ष खेत की कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? तो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में आप कोई भी नीम लगा सकते हो, देसी जामुन लगा सकते हो, आम लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके शीशम वगैरह। ये आपको खाली एक दिशा पूछे तो उत्तर करना है, बाकी उत्तर पश्चिम। ये प्रश्न कॉमन आता है, ठीक है। तो वायु अवरोधी वृक्ष का मतलब हवा को रोकने वाले, ठंडी हवा को भी रोकेंगे, शीतलहर, लू को भी रोकेंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे आपने ये पेड़ लगा दिया, ये पेड़ जो है काफी बड़ा है, ठीक है। ये आपने पूरी लाइन लगा रखी ऐसे। आपका मेन फल का बगीचा ये अमरूद है जैसे, ठीक है। तेज हवा चली तो अमरूद को नुकसान नहीं होगा, हवा आई
इन पेड़ों से टकरा के ऊपर उठ जाती है ऐसे। तो वायु अवरोधी वृक्ष भी जो है लगाने का कॉमन प्रचलन है। तो वायु अवरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि हवा का रुख सामान्यतः यही रहता है। अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, सड़क व रास्ते। क्या बनाएंगे अपन? सड़क व रास्ते। सड़क व रास्ते से तात्पर्य क्या है? सड़क का मतलब तो है रोड, और रास्ते का मतलब क्या है? पाथ, छोटे छोटे पाथ जिसको हम लोग कहते हैं पाथ। तो कहने का मतलब यूं है, जैसे ये जो बगीचा है काफी अपना बड़ा बगीचा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले आपको फिक्स करना है कि खेत में कौन कौन सी जगह पे हम लोग बड़ी सी रोड रखने वाले हैं। ऐसी रोड आपको बनानी है जो खेत के हर एक हिस्से तक जाए, छोटे छोटे उसमें से रास्ते और बना देने जहां कोई न कोई छोटा मोटा साधन आपके खेत के हर एक कोने तक पहुंच जाए। आपको नक्शा, जैसे मकान बनाने से पहले नक्शा नहीं बनाना, वैसे हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो बगीचा लगा रहे हैं उसके अंदर हमारे जो छोटा मोटा साधन आपका खेत के अंदर जाना चाहिए, चाहे आपके तुड़ाई करनी हो, दवाई छिड़कनी हो, कोई भी काम के लिए काम आए। मैंने आपको उस दिन वो एग्जाम्पल बताया था, कौन सा? हमारे चित्तौड़ वाला। चित्तौड़ में एक बगीचा है, उसका मैं वो आइडियल बगीचा बताता हूँ। वो लगभग 400 बीघा में, कितना में है? 400 बीघा में आंवले चीकू आम है वहां। तो वो इतना टॉप है बगीचा, उसके बारे में कभी दिखाऊंगा, कभी वीडियो बताऊंगा तुम्हें, मैंने बना रखा है उसका, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा उसमें क्या। वो इतना टॉप है बगीचा, तो वहां पे बिल्कुल हाईवे है उसके अंदर। क्या है उसके अंदर? बड़े बड़े हाईवे बने हुए, बीच में बिल्कुल पाम के पेड़ लग रखे हैं। हाईवे, वो क्या किसान ऐसा है, पैसे वाला किसान है, तो करोड़पति है ऑलरेडी। तो बहुत बड़ा सा बगीचा है, उसके खेत में बड़े बड़े रोड बने हुए, बीच के अंदर एक आर्टिफिशियल पहाड़ी बनी, उसमें 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां रखी। कोई इंग्लैंड की गाड़ी है, कोई ऑस्ट्रेलिया की है, अंदर पशु पक्षी पाल रखे, ऐसे विदेशी पेड़ भी है वहां। ठीक है, तो मैं, हम लोग गए भी थे वहां पे, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कभी। तो ये आज इसको बात वहां नहीं, ऐसी बातें आती रहेगी, अभी शुरुआत क्या है। तो सड़क और रास्ते। इसके अलावा हम क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो अपन आवास की व्यवस्था करते हैं, और एक उसके अंदर हम लोग कार्यालय बनाते हैं। आवास और कार्यालय। आवास का मतलब तो होता है बेटा रेजिडेंस। क्या होता है? रेजिडेंस एंड ऑफिस। मतलब आपका जो बगीचा है गाइस, वो एक तरीके से वहां पे मजदूरों के रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और वहां पे एक ऑफिस होना चाहिए। अब वो ऑफिस आपको बनाना कहाँ पर है, बीच में बनाना है, साइड में बनाना है, वो आपको पहले से फिक्स करना है, क्योंकि बड़े स्तर पर अनाउंसमेंट अगर आप कर रहे हो, इसमें आप वो पैक हाउस भी बना सकते। एक पैक हाउस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार पैसा देती है, 4 लाख रुपए का एक पैक हाउस बनता है वहां बगीचे में। तो उसके लिए जरूरी है कि 1-2 हेक्टेयर जमीन किसान के पास होनी चाहिए। ये कमरा है, इससे लगभग डबल, लगभग जो है 20 फीट, लगभग 20 से 25 फीट चौड़ा रहता है, और 40 से 50 फीट लंबा रहता है। उसमें 2 लाख रुपए उस बिल्डिंग के बनाने के मिलते हैं, और 2 लाख रुपए जो रहता है अंदर मशीन आती, ग्रेडिंग की मशीन है, या ऐसे अलग अलग प्रकार की मशीनें होती। ठीक है, तो इस तरीके से। तो आवास और कार्यालय यानी रेजिडेंस और ऑफिस आपको जो है इस प्रकार से वहां पे बनानी है, और ये आपको खुद को ध्यान रखना है। और वहां पे आपको सिंचाई की फैसिलिटी, सिंचाई का मतलब आपको वहां पे लगाना है ड्रिप। क्या लगाना है? तो ड्रिप सिंचाई ही आपको, बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कोई दूसरी सिंचाई की विधि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जो थाला विधि नहीं होती, थाला विधि, वो थाला विधि भी करते हैं किसान, लेकिन थाला विधि अभी आज की तारीख में मैं आपको किसी को भी इसका रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। थाला विधि में आप बना सकते हो, अलग अलग प्रकार की थाला विधि बनती है, तो वो भी आप चाहो तो वो भी एक है, तो तरीका है ये फलों के लिए। ये थाला विधि जो रहती है ऐसे, और थाला विधि में और भी भांति भांति की थाला विधि होती है, तो रिंग मेथड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? ड्रिप। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है MIDH-NHM, जो MIDH नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर किसान ने ड्रिप खेत में नहीं लगा रखी तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो बगीचा लगाता है फार्मर, तो उसमें सब्सिडी दे ही रहती। तो किसान को अब आपको पूछे कि कौन सी सबसे अच्छी सिंचाई की विधि है, तो ड्रिप। ड्रिप से कई क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। ठीक है ना, तो ड्रिप लगाने से सिस्टम बदल जाता पूरा। हमने बहुत उदाहरण इसके देखे हैं हमारे, मैं चित्तौड़ की ही बात करूंगी, क्योंकि हमने खुद 1000 हेक्टेयर से ज्यादा में ड्रिप लगाई, मेरे हाथ से वेरिफिकेशन कर रखा है। तो ड्रिप में ये रहता है कि भैया ऐसी जगह जहां पहाड़ है, टोटल पहाड़ी एरिया जहां कुछ नहीं होता, तो उनको हमने पिकनिक प्लेस बना दी। मतलब पिकनिक प्लेस का मतलब जहां पे आप लोग जो है घूमने ही ले जा सकते हो। मतलब जो बिल्कुल बंजर जमीन थी,
उबड़ खाबड़ है, ऐसे है तो ड्रिप लगा दो वहां, तो ड्रिप सब जगह लग सकती है। तो सुरक्षा कर लो। और पहाड़ी, हमने पहाड़ियों को बिल्कुल शानदार बना दिया। 100 बीघा के अंदर एक साथ में हमने ड्रिप लगाई। तो ड्रिप एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज है। आपने ड्रिप के बारे में एग्रोनॉमी में पढ़ते हो तुम लोग, तो ड्रिप का थोड़ा लेवल हाई रहता है। तो आप बगीचे में कौन सी सिंचाई की विधि लगाओगे, ये पॉइंट आपको लिखना है इसमें, फटाफट लिख लो। ठीक है, मैंने तुम्हें आज इग्नोर इसलिए किया कि और टाइम होगा तब बताएंगे, उसके लिए क्या है कि एक ठीक माहौल होना है? टेक हाउस, आगे आगे क्या ले लो, ये लिखो ना। सबने लिख लिया? लिखो, जिसने नहीं लिखा फटाफट। टेक हाउस क्या होता है भैया? टेक हाउस की लागत मानी जाती है 4 लाख। 2 लाख की सब्सिडी उसमें, 4 लाख में से 2 लाख रुपए किसान को मिलता है। 2 लाख रुपए उसकी मान्यता है कि भाई कि जो बिल्डिंग बनेगी उसके लिए, ज्यादा कुछ नहीं बन जाती नॉर्मल, तो 1 लाख उस पर छूट है। उसमें क्या ग्रेडिंग करते हैं किसान, ग्रेडिंग मशीन आती है, छोटी 10-20 तरीके की जो भी बगीचे में मशीनें आती है प्रोसेसिंग के लिए, वो सब मशीनें उसमें लिस्ट रहती, फिर उस पर छूट मिलती। 2 लाख में से 1 लाख उसमें मिलते हैं। कुट्टू क्या बनाना, ये तो ये समझाने के लिए बताया, ये तो ये जान अच्छा बना दूंगा मैं तो इससे। किसानों को बताते ही हम तो बैठ के, मैंने किसानों की इतनी काउंसलिंग की। मैं जैसे डब्ल्यू लगा भी 2020-21 में, तो मेरी क्या चित्तौड़ में जिला स्तर पे नौकरी लग गई। तो पहले तो मैं सुपरवाइजर था, फिर बैंक में था, फिर इसमें सुपर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हॉर्टिकल्चर में लग गया जिला स्तर चित्तौड़ में। तो मैं क्या बहुत प्रैक्टिकल करता था वहां। क्या चित्तौड़ में जिला स्तर पे बड़े बड़े लोग आते थे, पैसे वाले लोग भी आते थे, सब तरीके के अलग अलग। मैं उनको बैठ के जैसे डॉक्टर पूछता है तकलीफ क्या है, वैसे मैं उनको एक केस स्टडी बनाता था। जैसे कोई आर्मी वाला आदमी, सर मेरी आर्मी में नौकरी की मैंने 20-30 साल, अब मेरी पेंशन मिल गई है, अब मैं बगीचा लगा रहा हूँ, इतनी जमीन है। तो मैं बैठ के पूछता था उनको पहले समस्या क्या है, क्या लगाना चाहते हो, क्या सोच है आप, कैसा पूरा लिख के फिर उसको एक सुझाव देता था, आप ऐसा करो। तब तक मैं उनसे, कई ऐसे किसान आते थे। अब आर्मी वाला जो आदमी फ्री रहता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, सुबह 10 से शाम को 6 तक बिठा लिया मेरे सामने, पूरा आर्मी में क्या क्या सीखा उसने पूरा निचोड़ निकाल के मेरी कॉपी में लिख दिया। मैंने एक ऐसे, मेरी मतलब काफी है क्षमता, मैं एक आदमी को जेल सकता हूँ 24 घंटे तक ज्यादा था। मैंने उस आदमी को पूछ के मैंने कहा तुम्हारी आर्मी में क्या सिस्टम रहता है, ठीक है, युद्ध हो गया तो क्या होता है, कितने प्रकार की बंदूकें होती है, कितने प्रकार की तोप होती है, कितने प्रकार की मिसाइल होती है। वो सूबेदार था, होशियार आदमी। तो एक आर्मी वाला सिपाही तो कम जानता है, लेकिन सूबेदार या इससे ऊंचे पद वाले जानते हैं लोग। सब पूछता था, मिसाइल कितनी होती है, युद्ध होता है तो कैसे अधिकारी होते हैं, कैसे रहता है, पूरा सिस्टम जो है छाप लिया। उससे क्या नॉलेज बढ़ता है, तो पूरा आर्मी के बारे में एक बार सीख लिया कैसे ऐसा होता है। ऐसे कोई दूसरे फील्ड का आदमी आ गया, अब उनको जातिवाद के बारे में मैंने बहुत सिस्टम, कोई ब्राह्मण आ गया फिर तो वो नहीं जाएगा वापस, उनको जबरदस्ती चाय पिलाता बिठाता वहां कि कौन से शास्त्र है, रामायण के बारे में क्या है, वेदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त करे, ये वो पुराने क्या होती है, उपनिषद क्या होता है, पूरा उनसे मैं जितना, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा वो सीखता जाता, सीखता, उससे बहुत फायदा हुआ। 2 साल तक ये चला। ठीक है, तो जब भी मैं फ्री रहा तो ऐसे खूब तो हमने बगीचे लगवाए, और बड़े बड़े बगीचे खूब देखे, तो मैं सुनाऊंगा कहानी। ये लिख लिया सब? ये किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। अब आप एक लाइन लिखो ऊपर वाली। अब ये जो है लाइन क्या लिखनी, इसके आगे लिखना, ये जो भी आपने ये चीजें कर रहे हो, जैसे कि मानो सड़क और रास्ते हो गए बेटा, सड़क रास्ते हो गए, कोई बिल्डिंग बनानी है, सिंचाई वगैरह कुछ भी, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये खाली पूरे बगीचे का कितना परसेंट होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये लिख लो आगे, लिखो लाइन लिख लो, चलो एक ठीक ठाक लाइन लिख लो। यहाँ इसके आगे, यहाँ नीचे नोट करके लिख लो, नीचे नोट करके लिख लो, लिखो ऐसे, सड़क रास्ते, सड़क सड़क रास्ते कोमा, सड़क रास्ते कोमा सिंचाई की नालियां, सड़क रास्ते कोमा सिंचाई की नालियां, कोमा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल कोमा ट्यूबवेल, कोमा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल ट्यूबवेल नहीं होती, कोमा आवास, कोमा आवास, कोमा आवास, आदि हेतु, कोमा आवास आदि हेतु,
कुल बगीचे के आदि हेतु कुल बगीचे के क्षेत्रफल का 10% से अधिक कुल बगीचे के क्षेत्रफल का 10% से अधिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए। समझ जाओगे, ऐसे लिख दिया मैंने, मेरी लैंग्वेज में लिखा दिया आपको नॉर्मल। 10% से अधिक कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए। समझ तो गए तुम? मतलब ये जो भी आप यहाँ क्रियाविधि कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 10% से ज्यादा में तो ये बना दोगे तो फिर पेड़ का लगाओ, मेन तो अपना बगीचे का काम है। अब लिखो अगली लाइन, ये अपना लगभग यहाँ समाप्त। अब लिखो गड्ढे तैयार करना। अगला पॉइंट लिखो बेटा, गड्ढे तैयार करना। ये यहाँ पे इसी बगीचे में चल रहे हैं, अब नीचे ये यहाँ तक डन है। अब लिखो गड्ढे तैयार करना। हाँ, गड्ढे खोदना या गड्ढे नीचे लिखना अलग से। हाँ, इस नया पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, जो ऊपर वाला लिख लिया उसको छोड़ दो, उसी बगीचे में ही चल रहे हैं, चल तो बगीचा प्रबंधन ही है, उसके अंदर लिखना गड्ढे तैयार करना। गड्ढे तैयार करेंगे, आपने जो भी खेत वगैरह, अब उसमें थोड़ा और एंट्री कर रहे हैं आगे लिखो लाइन लिखो आगे। सामान्यतः गड्ढे फल वृक्ष लगाने के 1 माह पूर्व खोद लिए जाते हैं। सामान्यतः गड्ढे फल वृक्ष लगाने के 1 माह पूर्व खोद लेने चाहिए, ऐसे खोद लेने चाहिए। सामान्यतः गड्ढे फल वृक्ष लगाने के 1 माह पूर्व खोद लेने चाहिए। और गड्ढे खोदने का जो सही समय है, ब्रैकेट में लिख देना मई जून। मतलब अगर आप सही टाइम पे पौधे लगा रहे हो, मतलब अगर आप बारिश के टाइम पे लगाते हैं वैसे, तो मई जून में गड्ढे खोदने का सही टाइम माना जाता है। वैसे मई में खोदते हैं, जून में खोदते हैं, तो 1 महीने तक इनको खाली हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें आप ध्यान रखो। फिर 1 मिनट का नए साल का मैसेज है तुम्हारे लिए। यहां तक डन है। अब नए साल का जो मैसेज है वो आप सभी के लिए ऐसे हैं। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की शुभकामनाएं। नया साल जो होता है वो नई उम्मीदें लेके आता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम नया साल पहली बार नहीं आया है, हर साल आता है, वापस चला जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आने वाले 5 तारीख तक, जैसे 1 तारीख तो गई आज, आपको 5 तारीख के पहले एक अच्छा सा पेज बनाना है। मैं चेक नहीं करूंगा उसको, खाली आप खुद ही देखेंगे उसको। उसमें आपको ऐसे काम की लिस्ट बनानी है जो आप इस साल करने वाले हो। आपका एक तरीके से ये आपका एक प्लान है कि हमें इस साल में ये काम करूंगा, ये सीखूंगा। तो उसमें आपके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। सिलेबस के अलावा भी कोई बुक पढ़ना है तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई मेरे को इस बार फला फला बुक पढ़नी है, और वो बुक आपकी छोटी होनी चाहिए। पहले अगर आप शुरू कर रहे हो, जैसे विवेकानंद की कोई किताब पढ़ रहे हो या किसी भी अब्दुल कलाम की कोई किताब पढ़ रहे हो, तो 30 से 1 पेज की किताब पढ़ना चालू करो, ताकि आत्मविश्वास बढ़ता हो। एक पहली किताब ही तुमने ले ली 1000 पेज ग्रंथ हो गया, अब वो कभी पढ़ोगे नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है, यार मेरे से तो नहीं होता। 30 पेज की किताब पढ़ ली 2-4 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, तो आत्मविश्वास आता है, यार एक किताब पढ़ ली मैंने, दूसरी लाओ, दूसरी पढ़ ली मैंने। ऐसे छोटी छोटी किताब, कोई मीराबाई की किताब पढ़ ली, जैसे कोई पद्मावती की किताब पढ़ ली, ऐसे कई किताबें मार्केट में मिलती। तो उससे क्या कि आपका नॉलेज बढ़ता है। और खुद पढ़ के जो सीखता ना आदमी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान काम नहीं आता। आप पब्लिक प्लेस में कहीं बोल रहे हो कल, तो आपको सोर्स कोट करना पड़ता है, मैंने फला चीज फला जगह से पढ़ रखी। तो आप ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो एक बार, और उसकी लिस्ट बना लो। मेरे को ऐसे बनाओ लिस्ट की भी, मेरे को एक मोटिवेशन की कोई किताब पढ़नी है, एक मेरे को कोई धार्मिक किताब का कुछ पढ़ना है। ऐसे करके आप अपने ज्ञान को महत्व थोड़ा सा दो। थोड़ा टाइम आपके इंटरेस्ट को दो कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर किस प्रकार से आपको अलग तरीके से, क्या मेरे को नौकरी लगना है, आपका भविष्य क्या है, जो भी आपको मतलब आप खुद जानो उसके लिए क्या करना है। आपके फील्ड आपको पता है कि मेरे को अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, तुम्हारी कमाई कैसे बढ़ा सकते हो। ये धीरे धीरे ये पूरा आप फिर अगले साल क्या करना, जैसे आपको बोलना सीखना है या मंच पे बोलना सीखना है, ये भी एक टारगेट ले लिया।
यहाँ पर भी अवसर मिलेगा, मैं भाग लूंगा उसको। किसी भी टॉपिक पे बोलूंगा, जूझनी आएगी तो आएगी, लेकिन बोलूंगा। एक बार आएगी, दो बार आएगी, मैं पहले से काफी करता था। तो आएगी तो बोलेंगे, तो उससे क्या है कि सीखता आदमी। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसा आप लोग ये होमवर्क करना, करोगे नहीं करो, ये 5 तारीख तक ही रहता है। फिर साल 60वें दिन पुराना हो जाता है। 2-3 दिन जोश रहेगा, फिर साल क्या हो जाएगा, साल पुराना हो जाएगा। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ये चीजें आप पढ़ना। ये आज मैंने जो आपको जो भी बातें बताई है तोड़ मरोड़ के, यहाँ से प्रश्न इजी आता है, हो जाता है जनरल।